और आइए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई ब्रिगेड की। किसका किसका टिकट कंफर्म हो गया है, कौन कौन बन सकता है प्रधानमंत्री नई नरेंद्र मोदी की टीम में सिपह सालार। तो 2021 में 2024 की टीम तैयार हो गई है। 2019 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता लोकसभा का, और उसके बाद जो टीम बनाई गई वो टीम अभी तक वैसे ही है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार 2019 से नहीं हुआ। तो पहली बार टीम मोदी का विस्तार होने जा रहा है। और आपको बताएं, दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बड़े बड़े नेता लैंड कर चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तस्वीर है, यानी सिंधिया का वो पहला नाम जो मोदी कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता दिलाई, दिल्ली पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सीधे सीधे सांसदों को कहा गया कि फौरन दिल्ली कूच करें। उनमें पहले नाम थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, नारायण राणे, महाराष्ट्र के सांसद नारायण राणे दिल्ली पहुंच चुके। क्या नारायण राणे भी मोदी की कैबिनेट में मंत्री होंगे? नारायण राणे को भी दिल्ली बुला लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे, बल्कि कुछ तो इस उम्मीद में है कि मंत्री बनने जा रहे हैं तो फटाफट कुर्ता सिलवा लें। ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस की तस्वीरें वायरल हैं कि वो पहुंचे सीधे कपड़ा खरीदने के लिए, कुर्ता बनवाने, क्योंकि कल शाम को शपथ लेनी। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं। चिराग के चाचा बैठे इन तस्वीरों में और कुर्ता खरीदने पहुंचे हैं। पशुपति पारस भी क्या मंत्री बनेंगे, सवाल यही। तस्वीरें देखिए जरा, दुकान में है, कपड़े की दुकान है, कुर्ते के लिए पहुंचे हैं कि कुर्ता सिलवाना है उन्हें। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश होना है और वहां मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं पशुपति पारस। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग के चाचा को आप देख रहे हैं, नया कुर्ता खरीदने पहुंचे, कपड़ा लेंगे, उसके बाद नाप देके कुर्ता बनवाएंगे। यह तस्वीर वायरल है पशुपति पारस की। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सर्बानंद सोनोवाल की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एंट्री हो सकती है। ये वो नया चेहरा। सोनोवाल आपको बताएं असम से मुख्यमंत्री थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सीएम पद की कुर्सी छोड़ दी थी, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि राज्य से उन्हें सीधे सीधे केंद्र में लेकर आया जाए। देखिए, सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस तरह से लंबी लिस्ट है उन नेताओं की जो दिल्ली पहुंचे हैं। तो कल शपथ होगी उन नेताओं को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं मैं अभी टीम मोदी में कौन कौन से वो चेहरे, वो बड़े चेहरे टीम मोदी में है, और नए चेहरे कौन से होंगे ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मजबूत टीम के जो सिपह सालार हैं वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के अलावा और कौन सा चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरा चेहरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। तीसरा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का नितिन गडकरी है, जो कि हाईवे मिनिस्टर हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एक मजबूत कड़ी है। और ये वो टीम मोदी है जो अब तक देश को चलाने में बड़ी भूमिका निभाती आई। आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो क्यों रहा है। सभी के जहन में सवाल चल रहा है कि आखिर 2 साल बाद क्यों टीम मोदी का एक्सपेंशन हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं वजह। देखिए, वजह यह है कि 22 पद खाली हैं। जी हां, 1-2 नहीं, 22 मंत्री पद खाली है इस वक्त स्थिति है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। दूसरी बड़ी वजह यह है, अब तक कोई विस्तार नहीं हुआ। लगभग 2 साल से मोदी कैबिनेट में कोई विस्तार नहीं हुआ। 2 मंत्रियों की मौत हो चुकी है, 2 ने एनडीए छोड़ दिया है, यानी वो पद भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार की वजह सहयोगी दलों को सरकार में जगह मिले, यह एक बड़ी वजह है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व भी मोदी कैबिनेट में दिखना चाहिए। मोदी सरकार के लिए अगले 3 साल बहुत अहम होने वाले हैं। 2024 में चुनाव होगा, यह है एक बड़ी वजह। आइए अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे एक वजह और क्या है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित टीम, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, एक एक मंत्री के पास कई कई मंत्रालय हैं। एक वजह यह है, वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनके पास कई कई मंत्रालय हैं। इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं संभावित चेहरों में। देखिए, ये आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश के गद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कमलनाथ की सरकार गिरने में बड़ा रोल था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इसलिए उन्हें अब दिल्ली में समझिए इनाम मिलेगा। दूसरा चेहरा कौन सा है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरा चेहरा है वरुण गांधी का। पीलीभीत से बीजेपी सांसद हैं। राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं वरुण गांधी। पूर्व मंत्री मेनका गांधी के बेटे हैं। फायर ब्रांड नेता के तौर पर वरुण गांधी की पहचान है। तीसरा चेहरा कौन सा संभावित हो सकता है, उनमें है मनोज तिवारी। जी हां, एक्टर रहे मनोज तिवारी। उत्तर पूर्व से बीजेपी के सांसद हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। पूर्वांचल की जनता पर अच्छी पकड़ है मनोज तिवारी की। एक और नाम जो आपको बताने जा रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद दोबारा उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिली। बीजेपी से फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं। डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं। बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं सुशील मोदी। एक और चेहरा जो मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं, टीम मोदी में नारायण राणे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तेज तर्रार नेता के तौर पर नारायण राणे की पहचान है। और एक और नाम है सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हेमंत विश्व शर्मा के लिए सीएम दावेदारी छोड़ी है और केंद्र सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं। ये वो बड़े 6 चेहरे हैं जिन्हें टीम मोदी में जगह मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आइए अब आपको बताते हैं वो कौन से मंत्री हैं जिनके पास दरअसल है तो एक शख्स, लेकिन मंत्रिमंडल कई हैं। ये आपको बताते हैं कई पोर्टफोलियोज जिनके पास हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से चेहरे हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर का नाम आता है। प्रकाश जावड़ेकर के पास भी कई मंत्रालय हैं। उनमें पहला पर्यावरण मंत्रालय, भारी उद्योग और सूचना प्रसारण मंत्रालय, यानी प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय। निर्मला सीतारमण जिनके पास वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। पीयूष गोयल के पास मैं आपको बताऊं वो रेल मंत्रालय, जन वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखते हैं। स्मृति ईरानी के पास कपड़ा, महिला बाल विकास मंत्रालय। नितिन गडकरी के पास परिवहन, लघु उद्योग है। रविशंकर प्रसाद के पास संचार, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य, अर्थ, साइंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्पात, पेट्रोलियम एवं गैस। और प्रहलाद जोशी के पास कोयला और संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ये लंबी लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो नेता दरअसल लैंड हो चुके हैं दिल्ली में और संभावना है कि वो कल शपथ लेंगे। जरा उन्हें सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में उतरने के बाद क्या कह रहे हैं और नारायण राणे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को बीच में दौरा रद्द करके मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। कोई खबर होगी विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूं। तो कोई भी फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि तुरंत इन्हें बुलाया गया दिल्ली में सिर्फ इसलिए क्योंकि कल शपथ ग्रहण शाम 6 बजे होना है। लेकिन मोदी कैबिनेट में एक और खास बात है, न सिर्फ ये चेहरे बल्कि महिला ब्रिगेड भी होगी। जी हां, कई युवा नेत्रियों के नाम चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई टीम में शामिल हो सकती हैं। देखिए जरा कौन से हैं वो चेहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में सिंधिया से लेकर वरुण गांधी और मनोज तिवारी से लेकर नारायण राणे तक हो सकते हैं। लेकिन न्यू टीम मोदी में देश की आधी आबादी को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। पीएम मोदी की कैबिनेट में तेज तर्रार महिला ब्रिगेड भी होगी। मोदी सरकार में सबसे युवा महिला चेहरा हिना गावित का हो सकता है। हिना गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार से सांसद हैं और आदिवासी बिरादरी से आती हैं। महज 34 साल की हिना गावित पेशे से डॉक्टर हैं। अगर 100% नहीं तो मोदी सरकार में प्रीतम मुंडे के शामिल होने की भी जबरदस्त चर्चा है।
प्रीतम बीजेपी के गद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। पेशे से डॉक्टर प्रीतम मुंडे महज 38 साल की हैं और महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी की सांसद हैं। नई टीम में पूनम महाजन भी शामिल हो सकती हैं। 40 साल की पूनम महाजन बीजेपी के गद्दावर नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद हैं और काफी जुझारू नेता हैं। मोदी की नई टीम में अनुप्रिया पटेल का शामिल होना भी तय माना जा रहा है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की अगुवाई करती हैं। 40 साल की अनुप्रिया पटेल मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री रही हैं। इनके अलावा लद्दाख से सांसद जामयांग नामग्याल, पश्चिम बंगाल के बानगांव से सांसद शांतनु ठाकुर और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान को भी मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। इन सब की उम्र 45 साल के नीचे है। साफ है कि जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें ज्यादातर युवा चेहरे हैं और इनमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी है। तो टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बहुत से महिला चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 22 कुर्सियां भरनी है, 22 मंत्री पद भरे जाने। और कौन कौन से नाम हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री की टीम में हो सकते हैं संभावित, और कौन कौन से कतार में है आपको बता रहे हैं। एक और नाम है रवि किशन का। जी हां, रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। रवि किशन के अलावा जफर इस्लाम का नाम है जो कि प्रवक्ता भी है, और विनोद सोनकर का नाम है। विनोद सोनकर आपको बताएं कौशांबी से सांसद हैं। रमाशंकर कटेरिया जो कि इटावा से सांसद है, यानी अखिलेश के गढ़ से। इसके अलावा आपको बताएं जो संभावित चेहरे हैं उसमें रीता बहुगुणा जोशी का नाम है जो कि जब कांग्रेस में थी तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, योगी कैबिनेट में मंत्री भी बनी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम भी शामिल है। लोकेट चटर्जी जो कि हुगली से सांसद हैं, उनका नाम भी इस संभावित लिस्ट में शामिल है। प्रवेश वर्मा जो कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल हैं और सुनीता दुग्गल शामिल है। सुनीता दुग्गल आपको बताएं सिरसा से फिलहाल वो सांसद हैं और पहली सांसद हैं जो कि हरियाणा से महिला सांसद हैं। बहरहाल ये वो हैं संभावित जो कतार में है। इसके अलावा ये आपको बताते हैं कि शपथ से पहले दांवपेच शुरू हो गया। जितना सीधा सरल आपको ये शपथ ग्रहण सुनाई दे रहा है या टीम का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, उतना है नहीं। सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं कौन कितनी कुर्सी ले ले। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की दांवपेच बताते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। इस विस्तार में 20 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। खबर है कि इनमें एलजेपी का नाम भी है, यानी एलजेपी के कोटे से भी मंत्री बनेंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद अब तक एलजेपी के कोटे से कोई मंत्री नहीं बना है। लेकिन सवाल यह है कि असल एलजेपी है कौन, पशुपति पारस वाला गुट या फिर चिराग पासवान वाला गुट? क्योंकि पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी के 5 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता मिल चुकी है, यानी लोकसभा में पशुपति पारस गुट ही एलजेपी की अगुवाई कर रहा है। अब ऐसे में इस गुट के एक नेता पशुपति पारस के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा गर्म है। वैसे भी जब पत्रकारों ने पशुपति पारस से पूछा कि आप मंत्री बन रहे हैं तो उनका जवाब था राज को राज रहने दो। इससे साफ है कि पारस की लॉटरी लग सकती है। लेकिन जब से पारस के मंत्री बनने की खबर चर्चा में आई है, चिराग पासवान आग बबूला हो गए। चिराग पासवान का कहना यह है कि पशुपति पारस संसद में एलजेपी की अगुवाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, और अगर उन्हें एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके चाचा को मंत्री बनाया गया तो उसके खिलाफ अदालत चले जाएंगे। पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। तो एलजेपी का दांवपेच आपने देख लिया, लेकिन यही बिहार की एक और पार्टी जेडीयू की जोर आजमाइश भी है। जेडीयू क्या कह रही है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार में पशुपति पारस को शामिल करने की खबरों के बीच एलजेपी के तेवर गर्म हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपनी सियासत तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो जेडीयू 4 मंत्री पद चाहती है। इनमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की मांग बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जेडीयू कोटे से 4 मंत्री बनाएंगे? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार आई
तब भी जेडीयू ने कम से कम 2 मंत्री पद की मांग की थी, जबकि मोदी उन्हें केवल 1 पद देने को तैयार थे। नतीजा यह रहा कि जेडीयू तैयार नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने भी उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आज इसी सिलसिले में जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जैसे पिछली बार इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी सवाल एक है, ऐसा मत समझिए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी। तो दिल्ली में शपथ ग्रहण ने हलचल बढ़ा रखी है, तो पश्चिम बंगाल में नए दांव पेच ने। जी हां, कुर्सी के लिए ममता बनर्जी ने एक नया दांव चला है। जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। सीधे शब्दों में समझे तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक बनना जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल विधायक नहीं है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि ममता बनर्जी आखिर कुर्सी बचाएंगी या फिर कुर्सी चली जाएगी, लेकिन ममता का एक नया दांव सामने आया। आइए आपको बताने जा रहे हैं क्या है उनका यह नया दांव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है और ममता ने अपनी कुर्सी बचाने का प्लान बनाया है। आपको बताते हैं क्या है प्लान। दरअसल ममता बंगाल की मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। इसलिए ममता बंगाल में उन्होंने विधान परिषद का गठन करना चाहती हैं और इसका प्रस्ताव भी उन्होंने विधानसभा में पास करा लिया है। ममता के प्रस्ताव में समर्थन में 196 वोट पड़े हैं, लेकिन आपको बताएं, अब ममता को विधान परिषद गठन अब संसद से पास कराना होगा। यानी ममता का सीधा दांव अगर इसे ऐसे समझे कि ममता बनर्जी किसी सदन की सदस्य नहीं है, ममता बनर्जी विधानसभा जा नहीं सकती क्योंकि विधायक नहीं है, कोरोना की वजह से चुनाव आयोग चुनाव कराने को तैयार नहीं, तो ममता के पास दूसरा रास्ता बचता है विधान परिषद का, यानी उच्च सदन का। लेकिन बंगाल में विधान परिषद भी नहीं है, तो ममता ने विधानसभा से विधान परिषद का प्रस्ताव पास करा दिया है, यानी एक सदन के जरिए तो सीएम बनी रहे। अब इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और विधान परिषद के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। बंगाल में विधान परिषद के बनते ही ममता की कुर्सी से संकट भी खत्म हो जाएगा। ममता को विधान परिषद की सदस्यता मिल जाएगी, जिससे कि ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी रहेंगी। इसके साथ ही वो अपने उन नजदीकियों को भी मंत्री बना पाएंगी जो या तो चुनाव लड़े नहीं या फिर हार गए हैं, और ऐसा वो अपने नजदीकियों को विधान परिषद की सदस्यता दिलाकर कर पाएंगी। यानी वो ममता के बड़े नेता, गद्दावर नेता जो ममता के साथ हैं, ममता की टीम में हैं, लेकिन चुनाव लड़े नहीं, विधायक बने नहीं, तो मंत्री बन नहीं सकते। विधान परिषद अगर शुरू हो गई पश्चिम बंगाल में तो विधान परिषद का सदस्य उन्हें बना दिया जाएगा और फिर वो ममता की टीम में भी शामिल हो जाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ममता को आखिर इस दांव की जरूरत क्यों पड़ी, ममता बनर्जी को आखिर ये बिसात बिछाना क्यों पड़ रहा है। सबसे पहले आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर इस मुश्किल वक्त में ममता क्या कर सकती है। ममता विधान परिषद के गठन की तैयारी कर रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि ममता को इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बंगाल में चुनाव के दौरान ममता की पार्टी टीएमसी को प्रचंड जीत मिली। 294 सीटों में ममता ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन ममता जिस सीट से चुनाव लड़ी वो सीट खुद हार गई। नंदीग्राम में बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने 1500 से ज्यादा वोट से हरा दिया। हालांकि इस मामले पर अभी अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब चूंकि ममता चुनाव हार गई हैं तो विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाई और उन्होंने इन सब के बावजूद 5 मई को सीएम पद की शपथ ली। तो नियम के मुताबिक उनके पास 6 महीने यानी 4 नवंबर तक का समय है, जिसमें उन्हें राज्य के विधानमंडल यानी किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं और कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर रोक लगा रखी है। तो अगर चुनाव नहीं हुए तो ममता की कुर्सी खतरे में है। ममता के पास एक ही रास्ता है विधान परिषद के गठन का। अगर बंगाल में विधान परिषद का गठन हो जाता है तो आसानी से ममता विधान परिषद की सदस्यता ले लेंगी और उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। यह है बड़ा दांव इसके पीछे। आइए अब आपको बताते हैं ममता का ये जो फॉर्मूला विधान परिषद का है, इसमें अभी भी एक पेच है। वो पेच अगर बना रहा
तो ममता को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं पेच है क्या। पेच ये है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुर्सी बचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन ममता के इस प्लान में मुश्किल भी है, दिक्कत भी है। दरअसल ममता बनर्जी के पास सिर्फ 4 नवंबर तक का वक्त है। 4 नवंबर। विधान परिषद के बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। फिलहाल विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास हो गया है। अब इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। संसद में बीजेपी का वर्चस्व है और ममता के केंद्र से रिश्ते जगजाहिर हैं। ऐसे में संसद में ममता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर संसद से प्रस्ताव पास हो भी जाए, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधान परिषद के गठन के विधेयक को संवैधानिक मान्यता मिलेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको बताएं, काफी समय लगेगा और ममता बनर्जी के पास समय सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक है। ऐसे में ममता की कुर्सी फॉर्मूले में यह एक बड़ा पेच सामने आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं, तो ममता फिलहाल इस चुनौती से कैसे निपटेंगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन ममता ने एक चुनावी नारे को पूरी तरह से रणनीति के तहत ऐसा बदला है जिससे विरोधियों को भी वो काउंटर कर सकें। यह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान ममता ने एक नारा बुलंद किया था कि बंगाल में खेला होबे। अब खेला होबे को ममता ने बंगाल में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। खेला होबे नाम आपने बहुत सुना होगा, यह नारा खेला होबे। आइए आपको बताते हैं, यह वही नारा है खेला होबे जिससे पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी दम भरती रही। सुनिए जरा। जेता होवे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे। खेला होवे, खेला होवे। तो यही वो नारा है, खेला होबे। लेकिन अब ममता इस नारे को पूरे कार्यक्रम की शक्ल देने जा रही। विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में खेला होबे दिवस मनाएगी। जी हां, बंगाल में ममता बनर्जी अब खेला होबे दिवस मनाने जा रही हैं। फुटबॉल के लिए मशहूर बंगाल में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की दिशा में इस दिन को मनाया जाएगा और कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग फुटबॉल क्लब्स को 50,000 फुटबॉल भी दी जाएंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे के नारे का जमकर इस्तेमाल हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता दिबांशु भट्टाचार्य ने इस शब्द के इस्तेमाल के साथ एक गाना भी बनवाया था और उस गाने का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जो कि जमकर देखा गया। तमाम रैलियों में ममता इस नारे का जिक्र करती रही हैं। बहरहाल सियासी खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब की। यानी बात दिल्ली की हो गई, बात बंगाल की हो गई, बात पंजाब की, क्योंकि पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग जारी है। लेकिन क्या ये जो आर पार की स्थिति है ये खत्म होगी? एक दूसरे के बीच तलवार। ये देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली पहुंचे, ये बड़ा लाव लश्कर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर कैप्टन का इंतजार कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर से कैप्टन दिल्ली आया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं मैं। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली आए उस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। ये देखिए कैप्टन दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले मिलने गए सोनिया गांधी से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वक्त सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कैप्टन को बुलाया गया था जिससे सिद्धू के साथ जो उनकी टसल पंजाब के अंदर चल रही है ठीक चुनाव से पहले, उसे किसी तरह शांत कराया जाए। देखिए कैप्टन पहुंचे अंदर सोनिया गांधी से मुलाकात करने। आइए आपको बताते हैं कि दोनों के बीच क्या कुछ मुलाकात में हुआ, कि सोनिया गांधी के घर में क्या कुछ बात हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही सिद्धू कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करके गए थे। अब कैप्टन ने भी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मिले। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा चली, जिसमें पंजाब के आंतरिक मुद्दों पर बात हुई। कैप्टन ने सिद्धू के बागी तेवर का भी मुद्दा उठाया है, यानी सिद्धू के नाम पर भी चर्चा हुई, सिद्धू के तेवरों पर चर्चा हुई। आइए अब आपको सुनवाते हैं जल्दी से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मिलकर निकलने के बाद क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज़ का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं।
तो कैप्टन ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ी जंग जो चल रही है सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह की। आपको याद होगा सिद्धू इससे पहले दिल्ली में आए थे, यानी कैप्टन से पहले सिद्धू दिल्ली आ चुके हैं। प्रियंका गांधी के साथ इस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया था। प्रियंका से मुलाकात की थी सिद्धू ने, न सिर्फ प्रियंका बल्कि राहुल गांधी से भी मिले थे। तो सिद्धू से, कैप्टन से पहले सिद्धू मिल चुके हैं। उस मुलाकात में क्या हुआ था आइए आपको ये बताते हैं। कैप्टन से पहले सिद्धू दिल्ली आए थे, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। दिल्ली में सिद्धू राहुल और प्रियंका से भी मिले। करीब 1 घंटे तक सिद्धू की राहुल के साथ चर्चा चली। मीटिंग के बाद सिद्धू ने एक फोटो भी पोस्ट की थी जिसमें प्रियंका के साथ सिद्धू नजर आ रहे थे। अब बड़ा सवाल यही है कि बेशक कैप्टन मिलकर चले गए हो, लेकिन दोनों के बीच जो जंग है क्या वो खत्म होगी? क्योंकि सिद्धू रोज सुबह उठते हैं, एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट मुश्किलें खड़ी करता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डॉन की। डॉन मुख्तार अंसारी को टीवी चाहिए। जी हां, डॉन मांगे टीवी। डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, लेकिन डॉन को टीवी की फरमाइश है। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए। मुख्तार अंसारी की पहली तस्वीर, पहली बार ये तस्वीर सामने आई है। फुल स्क्रीन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है डॉन की फिलहाल हालत। मुख्तार अंसारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। अगर 2 तस्वीरें हम दिखाएं, मुख्तार अंसारी की पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, जेल के अंदर से तस्वीरें सामने आई हैं। जेल में है डॉन, लेकिन डॉन कह रहे हैं उन्हें टीवी की जरूरत है, टीवी देखना है। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर, ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक डॉन की अब की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक वो दौर दिखा रहे हैं जब डॉन हुआ करते थे। अब दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जो डॉन की जेल से सामने आई है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आइए अब आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी को क्यों टीवी चाहिए, क्यों वो अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि टीवी दे दीजिए, मैं एहसानमंद रहूंगा, ऋणी रहूंगा, ये कह रहे हैं जज से। देखिए जरा। जेल में टीवी के लिए तरसा डॉन। बाहुबली मुख्तार को बैरक में चाहिए टीवी। कोर्ट के सामने टीवी के लिए गिड़गिड़ाया मुख्तार। बाहुबली को जेल में आखिर क्यों चाहिए टीवी? अपराध से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला डॉन अब जेल में एक टीवी के लिए तरस रहा है। कभी जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, वो आजकल अकेलेपन से परेशान है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी टीवी के लिए तरस रहा है। यही वजह है कि मुख्तार ने बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान एक बार फिर जज से टीवी की मांग की। बाहुबली ने दूसरी बार कोर्ट से टीवी मुहैया कराने की मांग की है। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई। उनकी मांग थी कि मैं प्लेयर हूं, वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरे प्रदेश में हर बंदी को टेलीविजन सुविधा उपलब्ध है, मुझे कराई जाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोर्ट में कैसे गिड़गिड़ाया मुख्तार अंसारी। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी ने अदालत से क्या गुहार लगाई, आखिर क्यों उसे जेल में टीवी चाहिए? दरअसल उसने बैरक में टीवी लगाने की गुहार दूसरी बार लगाई है। इससे पहले भी टीवी मांग चुका है मुख्तार। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो खिलाड़ी रहा है। मुख्तार अंसारी ने कहा उसे फुटबॉल से प्यार है और वो फुटबॉल का खिलाड़ी रहा है। टीवी के लिए गिड़गिड़ाने की असली वजह यह है कि अभी यूरो कप चल रहा है। दरअसल बाहुबली जेल में फुटबॉल मैच का आनंद लेना चाहता है। उसने दलील दी है कि यूपी की जेल में सभी कैदियों को टीवी की सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन उसका टीवी छीन लिया गया है। अदालत से बाहुबली ने टीवी लगवाने का आदेश देने की अपील की है और उसने कहा कि अगर उसे टीवी मुहैया करा दिया गया तो वो जीवन भर जज साहब का एहसानमंद रहेगा। दरअसल आपको बताएं कि यूरो कप का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और बाहुबली मुख्तार भी इससे अछूता नहीं है। यूरो कप की सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुकी है और बाहुबली किसी भी हाल में इटली स्पेन सेमीफाइनल और इंग्लैंड डेनमार्क सेमीफाइनल को देखना चाहता है, इसलिए उसने कोर्ट में अब जज के सामने टीवी की मांग की है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं डॉन की,
क्योंकि आपको बताऊं डॉन के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मुख्तार अंसारी की है जो तस्वीर आप व्हीलचेयर पर देख रहे हैं। आपको याद होगा पंजाब में जिस वक्त मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था, जिस एम्बुलेंस से मुख्तार उतरा था, ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं एम्बुलेंस से उतरा है मुख्तार व्हीलचेयर पर, जिस एम्बुलेंस से उतरा था ये एम्बुलेंस एक किला हुआ करती थी, ये आपको हमने बताया था। तो इस एम्बुलेंस किसकी एम्बुलेंस थी, कहां से एम्बुलेंस आई, इस मामले में बाकायदा चार्जशीट फाइल हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर चार्जशीट में कौन कौन से नाम है। मुख्तार अंसारी का भी चार्जशीट में नाम शामिल है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जिसे चलता फिरता किला कहा जाता है। मुख्तार अंसारी की लग्जरी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस सारी सुविधाओं से लैस है। यह सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है बल्कि चलता फिरता मुख्तार का वो साम्राज्य था जिसके जरिए मुख्तार अपने कारनामे अंजाम देता था। इस एम्बुलेंस में बाकायदा सैटेलाइट फोन के अलावा हथियार, असलहे और गुर्गे भी रहते थे और यह खुलासा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने किया था। अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर मुख्तार का बेहद करीबी था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के साथ अलका राय का नाम भी शामिल है। आपको बताएं मऊ के हॉस्पिटल के नाम पर यह एम्बुलेंस खरीदी गई थी। पंजाब में जेल में रहने के दौरान मुख्तार ने इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था और 1 अप्रैल को बाराबंकी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। बाराबंकी में फर्जी नाम पते पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। 20 अप्रैल को बाराबंकी पुलिस ने मऊ के हॉस्पिटल की संचालिका अलका राय को गिरफ्तार किया था। बाराबंकी पुलिस की चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के साथ हॉस्पिटल संचालिका अलका राय, SN राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, शुएब मुजाहिद, मुख्तार अंसारी और सलीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि अभी भी केस की जांच जारी है और वो जल्दी ही फर्जीवाड़े में शामिल बाकी लोगों की पहचान करते हुए चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें मुख्तार अंसारी तो बांदा की जेल में है जबकि 6 आरोपी बाराबंकी जेल में। मुख्तार ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यही नहीं, मुख्तार ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो ये मुख्तार अंसारी का इल्जाम है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक तस्वीर जो सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जहां चंद्रशेखर यादव के यहां कुर्की कर दी गई है। जी हां, योगी का हथौड़ा सब पर बराबर चल रहा है। चंद्रशेखर यादव के यहां कुर्की की गई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे उनकी संपत्ति पर बाकायदा प्रशासन पहुंचा और कुर्की की गई। ये आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर यादव के घर पुलिस पहुंची है, बाकायदा पोस्टर चस्पा किया है। ये हम आपको देवरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं और उनकी संपत्ति पर सील लगा दी है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं और दिखाऊं कैसे मुनादी की गई, अनाउंसमेंट किया गया है चंद्रशेखर यादव की संपत्ति पर। ये देखिए पुलिस खुला मैदान पश्चिम में हाटा रोड है कि मालियत 1,04,900 रुपए मात्र आकलित की गई है। को तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14। तो योगी का हथौड़ा सभी पर बराबर चल रहा है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।